हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल स्वयं लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज हम इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ठीक, बोरान परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व को पढ़ना रहेगा, ठीक। तो हम पहले आप लोगों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन परिवार स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व में। फर्स्ट हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्व में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसको हम जानेंगे, ठीक। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन फर्स्ट हमारा क्या आता है? नाइट्रोजन, ठीक। दूसरा क्या आता है? फास्फोरस, ठीक। तीसरा क्या आता है? आर्सेनिक, ठीक। और चौथा क्या आता है? एंटमनी, Sb, ठीक। और पांचवा हमारा क्या आता है? बिस्मथ, Vi। ओके स्टूडेंट्स, क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ N2 ना लगाइए भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो N होता है, नाइट्रोजन होता है, वो द्विपरमाणुक होता है। कभी भी पाया जाएगा तो वो द्विपरमाणुक अणु में द्विपरमाणुक में पाया जाता है। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब? नाइट्रोजन हमेशा द्विपरमाणु में पाए जाते हैं, ये होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी एंड बिस्मथ, ठीक, ये हमारे नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है। एटॉमिक नंबर यहां लिख दीजिए। परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक 7 कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक। और फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, और Sb एंटमनी का कितना होता है? 51, और बिस्मथ का कितना होता है? 83। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ठीक। अब हम पी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पी ब्लॉक होता क्या है, ठीक। पी ब्लॉक क्या होता है? हुंड के रूलानुसार, हुंड के नियमानुसार, ठीक। क्या होता है? हुंड के रूल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जब हम किसी तत्व का, तो जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी उपकोष का वो एलिमेंट हो जाता है। जैसे अभी जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो क्या होगा? पी ब्लॉक, पी उपकोष में जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है? पी उपकोष में फिल होता है, इसलिए उसे पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है, ठीक। पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो लास्ट होता है बाह्य कोष, वो होता है NS2NP126, ये होता है। क्या होता है? NS2NP126 मीन्स क्या हुआ? 1 से लेकर 6 तक, ठीक। क्या होते हैं? 1 to 6, NS2NP126 तक होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक। अब हमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व में पढ़ना है, तो नाइट्रोजन परिवार का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 और NP3। क्या होता है? 1 2 3, मतलब NS2 और NP3 होता है क्या? नाइट्रोजन परिवार के तत्व का, ठीक। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इनको पी उपकोष के क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में क्या हमारा है? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 7, 15, 33, 51 एंड 83, ये हमारे एटॉमिक नंबर हो गए। चलिए अब हम इसमें सबसे प्रथम हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन की खोज किसने की, ठीक। तो नाइट्रोजन को पहले हम ये जानेंगे कुछ कि नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो 1770 ईस्वी में सीले महोदय ने नाइट्रोजन की खोज की, लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन नाम नहीं दिया था, ठीक। इन्होंने कहा था अप्राण वायु। क्या कहा था? अप्राण वायु मीन्स पृथ्वी पर अधिकतः से
दो ही तत्व पाए जाते हैं, दो ही गैसें पाई जाती हैं। ये हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, वायुमंडल है, ये वायु से घिरा हुआ होता है। ठीक, तो वायु में दो ही तत्व पाए जाते हैं अधिकता से। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया, क्या हो गया, यहां देख लीजिए, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो प्राणदायक होता है। कौन सा होता है? प्राणदायक वायु होता है। क्या होता है? प्राणदायक वायु। लेकिन इसका क्या है, इस वायु से कोई संबंध नहीं है। ठीक, ऑक्सीजन से कोई संबंध नहीं है कि ये प्राण देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसे अप्राण वायु कहा गया। क्या कहा गया? अप्राण वायु, अप्राण वायु कहा गया। क्या कहा गया? नाइट्रोजन को अप्राण वायु कहा गया। ठीक, बाद में यह देखा गया कि शीले महोदय ने कहा था कि हो सकता है नाइट्रोजन भी हमारे जो श्वसन क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में कोई फंक्शन करता हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसे क्या कहा गया? अप्राण वायु कहा गया। ठीक, ये तो हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन एक गैस है। ठीक, क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है। ये हमेशा क्या होते हैं? अणु में पाए जाते हैं। ये द्विपरमाणुक अणु होते हैं, मतलब इसके एन के दो परमाणु क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया N2। ओके, क्या हो गया? N2 हो गया। अब N2 के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। अगर मान लीजिए हम रोचक तथ्य आपको बता रहे हैं। ठीक, क्या बता रहे हैं? मान लीजिए ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? हमें प्राण देना या श्वसन करना। ठीक, लेकिन यदि नाइट्रोजन ना हो, मान लीजिए नाइट्रोजन ना हो, तो मान लीजिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाए, तब क्या होगा? कभी आपने इमेजिन किया है, कल्पना किया है? क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन बता रहे हैं हम। देखिए, ऑक्सीजन हमारा कितने प्रतिशत पाया जाता है? 21%। कितने प्रतिशत? 21%। ठीक, और हमारा जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन हमारा कितने प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन हमारा पाया जाता है 78%। ठीक, कितने प्रतिशत? 78%। ओके, कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 78.09%, या कहीं कहीं मिलेगा 79%। कितना मिलेगा? 79% भी मिलेगा। ठीक, ये आयतनानुसार हो जाएगा, ये भारात्मक अनुसार हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 78% है और 21% दोनों को हम मिला देते हैं तो 78 + 21 कितना हो जाएगा? 819,729, 99। मतलब 100% में से 99% केवल यही दो गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक, क्या पाई जाती हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, क्या पाई जाती हैं? 99% जो है क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। मीन्स क्या हुआ? 1%, जो 1% है, ठीक, इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं, और अन्य गैसों का नाम आपको पता ही है। ठीक, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया। ठीक, और अन्य बहुत सारी गैसें हैं। ठीक, तो 1% में ओजोन हो गया, बहुत सारी गैसें हैं, तो 1% में पाई जाती। अब मान लीजिए, ठीक, 99% में से 21% ऑक्सीजन का और 78% क्या है? नाइट्रोजन का। अब हम कहें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यदि हमारे पृथ्वी पर ना होता तो क्या होता? हम लोग सांस ले पाते? नहीं ले पाते, है ना? या फिर हम और भी बोल सकते हैं क्या, कि यदि हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसा एक तत्व है जो जलने में सहायता देता है, किसी भी मैटर को जलने में सहायता देता है। तो आप इमेजिन करिए, यदि नाइट्रोजन ना होता, अगर इसके स्थान पर यह इतना प्रतिशत पृथ्वी पर पाया जाता, तब क्या होता? मान लीजिए अभी हम यही बता रहे हैं 78% ऑक्सीजन पाया जाए और 21% नाइट्रोजन पाया जाता, तब क्या होता? बताइए, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए। क्या कल्पना करेंगे?
कि यदि 78% मान लीजिए नाइट्रोजन पाया जाए और 78% ऑक्सीजन पाया जाए और N2 पाया कितना 21%, तब क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। सुनिए क्या होगा, यदि आप ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, हर एक मैटर थोड़ा सा अगर अग्नि कहीं पा गया, आग पा गया तो जलने लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, जलने लगेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ज्यादा हो जाएगी तो सारे वस्तु क्या होंगे, ऑटोमेटिक जलने लगेंगे। कहीं भी थोड़ा सा गर्मी मिला तुरंत वो अग्नि के रूप में धारण कर लेंगे, अग्नि बन जाएंगे, आग लग जाएगी। ठीक, और आग अगर कहीं लग जाती है तो बुझा कोई सकता नहीं, उसे कोई नहीं बुझा सकता है। इसलिए प्रकृति ने हमें देखिए कैसे व्यवस्थित कर दिया है। प्रकृति ने हमें 21% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा को 78% कर दिया है, ताकि जो नाइट्रोजन है वो इसके विलयता को कम कर दे। कहां, वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन की विलयता है ऑक्सीजन में वो अधिक है, इसलिए इसके जो परसेंटेज है उसको कम कर देता है। ठीक, और यह क्या होता है, हम लोग इसका श्वसन भी करते हैं, सांस भी इससे लेते हैं, इसलिए ये यूज भी होती रहती है। ठीक, और नाइट्रोजन जो हमारा है, अगर नाइट्रोजन अधिक ना होता पृथ्वी पर तो इसकी विलयता बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो हर वस्तु थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे गर्म होता या हीट पाता तो जलने लगता, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। ठीक, कन्फर्म हुआ। इसलिए प्रकृति ने हमें प्रदत्त किया है कि नाइट्रोजन 78% है, तो इसका मीन्स यही हुआ कि ईश्वर भी चाहते थे कि क्या, केवल प्राण आप लोगों का अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने 21% क्या कर दिया, ऑक्सीजन को प्रदत्त कर दिया, और उसके बाद नाइट्रोजन को 78% इन्होंने कर दिया। ठीक, प्रकृति ने 78% कर दिया ताकि ऑक्सीजन की विलयता लिमिट रहे, जितनी आवश्यकता है उतनी ही रहे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटिमनी और बिस्मथ। ठीक, ये 5 हैं नाइट्रोजन परिवार के। ये तो हो थोड़ा नाइट्रोजन की कहानी कि यदि नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा। ठीक, अब नाइट्रोजन पाया कहां जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक, कुछ हैं जो तत्व यौगिकों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन कहीं कहीं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और यौगिकों में अपने पाए जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन की उपलब्धता में क्या है, और नाइट्रोजन जो मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन के रूप में और जानवरों के शरीर में प्रोटीन के रूप में भी पाए जाते हैं। ये तो नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ओके, आशा करते हैं समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, अब हम चलते हैं, देखते हैं उपलब्धता, अप्रांश। ठीक, क्या है, उपलब्धता, किसका उपलब्धता, नाइट्रोजन की उपलब्धता। ठीक, क्या है, फास्फोरस के अतिरिक्त इस वर्ग के अन्य सभी तत्व प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। भूपर्पटी के खनिजों में यह तत्व सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर तथा पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जीवों और वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक, अभी हमने क्या बताया, यह प्रोटीन के रूप में जीवों और मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक, और अपने यौगिकों में पाया जाता है, जैसे अभी बताया गया आपको, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, जिसे चिली साल्टपीटर भी सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। ठीक, ये तो नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है। और फास्फोरस भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों में 10वें स्थान पर है। सबसे अगर कहा जाए, फास्फोरस जो है वो भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं सबसे ज्यादा क्या है, 10वें स्थान पर इसका नंबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस समूह के सभी तत्वों का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, जहां
n बराबर 1 2 3 4 5 6 होता है। अतः इन तत्वों के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी कोष का मतलब होता है बाह्यतम कोष। बाहरी कोष को ही संयोजी कोष कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन साझा करने में भाग लेते हैं उन्हें संयोजी कोष। जिस कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा करने में भाग लेते हैं उन्हें संयोजी कोष कहा जाता है। ठीक, तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक, तो वही हमारा संयोजी कोष हो जाता है। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। देखिएगा, समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया है? तत्व हमारा नाइट्रोजन। क्या है? तत्व क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटमनी एंड बिस्मथ। क्या दिया गया है? बिस्मथ। ठीक, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ये। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। ठीक, देखिएगा, देखें कहीं पेज है। चलिए यही हम बताए दे रहे हैं। क्या है? मान लीजिए पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन को। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, क्या लेते हैं? नाइट्रोजन 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? हुंड के रूल अनुसार भरेंगे, हुंड के नियमानुसार भरेंगे। हम पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 3d में। ठीक, देखते हैं कैसे भर रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 3 7। ठीक, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p, 3। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लेते हैं फास्फोरस। किसका लेते हैं? फास्फोरस का। ठीक, यहां हम ले लेते हैं P15। ठीक, फास्फोरस कितना है? 15। 15 का करते हैं 1s2, 2s2, 2p6। क्या होगा? 2p6, 3s2, 3p3। ठीक, देखिएगा, जोड़ लीजिए। 2 2 4 6 10, 2 12 3 15। 15 हो गया। ठीक, अब क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आएगा। क्या आएगा? आर्सेनिक। क्या आएगा? आर्सेनिक, AS। ठीक, आर्सेनिक का देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 28 2 30 3 33। आर्सेनिक का कितना होता है? 33। यहां लिख दीजिए आर्सेनिक का 33। ठीक, कितना होगा? आर्सेनिक का 33। एक और आर्सेनिक। अब एंटमनी, Sb। क्या लेते हैं? Sb को लेते हैं। क्या लेते हैं? Sb को लेते हैं। ठीक, देखते हैं Sb, एंटमनी। एंटमनी का कितना होता है? 53। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 53 का। 53 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 और 4s2, 4p6। ठीक, और 4d10, 5s2, 5s2, 5p3। देखिएगा 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 2 50 और 3 53। तो एंटमनी का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इतना होगा, ऐसे देख लीजिए। और एटॉमिक नंबर 53 है। ठीक, देखिएगा अब और आगे एंटमनी के बाद क्या आता है? बिस्मथ। क्या आएगा? बिस्मथ। ठीक, बिस्मथ का कितना होता है? बिस्मथ का होता है 83। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए अब। ठीक, बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर हो कितना होता है? 83। तो करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3d 10 4s2 4p6 4d 10 5s2 5p3 और ये देखिएगा यहाँ 4d10 है। 4d10 के बाद क्या जाएगा 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कहाँ जाएंगे 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4f 14 ठीक, फिर 5s2 5p6 5d 10 6s2 6p3 ये हो जाएगा ठीक। गिनते हैं देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 2 30 6 36 10 46 14 46 14 60 और 2 62 6 62 6 68 10 78 2 80 3 83 हो गया हमारा। क्या हो गया देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6f2 6p3 कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 14 60 2 62 6 68 10 78 2 80 3 83 तो बिस्मथ का हमारा हो गया 83। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जो अभी इसके पहले लिखा था शॉर्ट फॉर्म में ठीक है वो हम आपको बताते हैं तरीका कैसे लिखा जाता है ठीक, कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिएगा ध्यान से कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिएगा N7 है तो NS2 तो हीलियम का कितना होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है He 1s2 होता है ना, क्योंकि हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक। तो हीलियम प्लस इसी को लिख देते हैं ये ठीक हो गया। अब आगे देखिए हमारा फास्फोरस है 2 2 4 6 10 10 किसका होता है नियान का, किसका होता है नियान का। तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया Ne, क्या रख दिया हमने Ne और इसके बाद इसको लिख देते हैं ठीक। ये हो गया। लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा जाता है। अभी इसके जो हम लिख रहे हैं ये चीज अभी आगे तुम्हें मिलेगा ठीक। फिर क्या है आर्सेनिक 33, क्या है आर्सेनिक 33 ठीक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक। क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 18 किसका होता है हम चाहे यहीं लिख देते हैं, किसका होता है आर्गन का। ये आर के बाद आप इसको अब लिखिए या ना लिखिए ठीक। क्या करिए आप इसको लिखिए या ना लिखिए, ए आर करके 3d10 4s2 4p3 लिख दे रहे हैं तो आपका भी सही जाएगा, लेकिन आप इतना बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं तो और अच्छा रहेगा ठीक। आगे देखिए 53 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 ठीक। ये किसका होगा क्रिप्टॉन 36 होगा। क्या होगा 36, यहां तक लिख लीजिए। यहां आप के आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के आर, ये कैपिटल के स्मॉल आर, ये हो जाएगा हमारा के आर। उसके बाद 4d10 5s2 5p3 ठीक। इतना समझ में आ गई बात। अब क्या हो जाएगा बिस्मथ 83 तो क्या हो जाएगा 1s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 14 60 ठीक। 60 2 62 6 68 और जीनान ठीक है। क्या हो जाएगा जीनान, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जीनान ठीक। ये क्या हो जाएगा जीनान, यहां लिख दीजिए जीनान Xe, क्या लिख देंगे Xe, क्या लिख देंगे Xe ठीक Xe ठीक। ये Xe करने के बाद 5d10 6s2 6p3। अब एक चीज कॉमन है जो देख लीजिए इसमें क्या कॉमन है, इसीलिए क्या किए हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व को एक साथ रखा गया है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम कोश में सेम उपकोश में जाते हैं ठीक। कैसे जाते हैं देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं यहाँ इनका जो बाह्यतम कोश होता है NS2 और NP3 प्रकार का होता है। देखिएगा क्या है NS2 और NP3 सब में देखिएगा कॉमन है ये चीज। ये देखिए 2 3 और यहां भी 2 3 ठीक। कॉमन है कि नहीं कॉमन है 2 3 2 3 NS2 2 NP3 ठीक। यहां भी देखिए लास्ट कोश बाह्य कोश देखिएगा क्या है बाह्य कोश, इसको भी देखिए बाह्य कोश 2 and 3 बाह्य कोश देखिए यहाँ 2 and 3 ठीक। तो ये क्या है जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे बाह्य कोश के पी उपकोश में जाते हैं, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं ठीक। इतना कंफर्म हुआ। अब
नाइट्रोजन परिवार में इन्हें रखा क्यों गया है? नाइट्रोजन परिवार में इन्हें इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके कुछ गुण जो हैं वो आपस में समान हैं, इसलिए नाइट्रोजन परिवार को एक समूह में रखा गया है। ठीक, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी एंड बिस्मथ। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें यही बताया दे रहे हैं आपको हम, जो नाइट्रोजन है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? गैस होती है। हमेशा नाइट्रोजन द्विपरमाणु में रहता है, हमेशा नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, अभी हम बताने के लिए यहाँ केवल एन लिखते हैं, नहीं कहिए सर जी तो एन लिख रहे हैं। ठीक, क्या होगा? नाइट्रोजन गैस है और एस और एसवी, आर्सेनिक एंड एसवी जो है वो हमारा क्या है? उपधातु है। ठीक, क्या है? उपधातु है, उपधातु। फास्फोरस क्या है? अधातु है। ठीक, और बिस्मथ हमारा धातु है। बिस्मथ क्या है? धातु। और फास्फोरस क्या है? फास्फोरस हमारा अधातु है। ठीक, अतः हम एक चीज और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिएगा, सीरियल वाइज लिख दे रहे हैं तो बता रहे हैं आपको। क्या लिख दे रहे हैं? नाइट्रोजन गैस है। ठीक, नाइट्रोजन गैस और फास्फोरस अधातु, और नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस अधातु, एस एंड एसवी क्या है? उपधातु या अर्धधातु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अर्धधातु या उपधातु। ठीक, और हमारा जो बिस्मथ है वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। अतः हम कह सकते हैं समूह से ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? धात्विक गुण बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था? गैस था, धातु हुआ, फिर उपधातु हुआ, फिर धातु हुआ, मतलब धात्विक गुण क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे समूह में जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक, कन्फर्म हुआ इतना? इतनी बात आपको पता चल गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, जहां जैसे सिंपल में NeS2 और P3 लिखा था, वहां चलते हैं। मिटाल दें इसको। ओके, मिटाल रहे हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पेज खाली नहीं था, वहां थोड़ा स्पेस हमें मिल गया आपको बताने के लिए, हम बता दिए। ठीक, क्या होता है? समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? दिया गया है तत्व नाइट्रोजन N7, कितना है ये? N7 दिया गया है। हीलियम दिया गया, अभी हम बताए थे क्या? हीलियम दिया गया है ना। ठीक, क्या दिया गया है? हीलियम। क्या दिया गया है? 2s2 2p3, अभी जो लिखे थे। ठीक, कंफर्म हुआ ये चीज। P15 Ne 3s2 3p3, ये भी कंफर्म हुआ। As ये भी कंफर्म हुआ। Ar आर्गन हो गया, आर्गन का 18 होता है। कितना होता है आर्गन का? 18 होता है। ठीक, और Sb 51। ठीक, और क्रिप्टान 36 होता है। ठीक, 4d10 एंड 5p2 5p3, और बिस्मथ जीनान। अभी हमने क्या बताया? पूरा लिख के बता दिए। इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना आराम से। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो एक दिन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा दूंगा। ठीक, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप पढ़ेंगे तुरंत जान जाएंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसा आपको ट्रिक बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इतनी बात आशा करते होंगे समझ में आई होगी। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन तत्वों के बाह्य कक्षा में p अर्धपूर्ण होता है, जिसके कारण ये अस्थायी होते हैं, अर्थात क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जो हुंड का रूल है, ठीक, और हाफ बाउ का जो रूल है, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक, जो अब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है वो क्या हुआ है? हाफ बाउ और हुंड के रूल अनुसार भरा गया है। ठीक, अब क्या होता है? जब या तो पूर्ण कोश भरे हों, ठीक, जैसे दिया गया है ये यस हो गया मान लीजिए, और ये पी हो गया, या तो ये पूर्णतया से भरे होने चाहिए या क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। अगर इसमें मान लीजिए, अगर इसमें
ये कोष अपूर्ण रहेगा। ये उपकोष क्या हो गया, कोष नहीं बोलेंगे, उपकोष। उपकोष का ये ऑर्बिटल है, क्या है ये यस उपकोष है, ये पी उपकोष है। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एकदम रह सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के। एक स्पिन के नहीं, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, यदि ये पूर्णतया भरे हैं तब तो ये अस्थाई होंगे। ठीक, अगर पूर्णतया नहीं भरे हैं तो ये क्या होंगे, अस्थाई होंगे। क्या होंगे? अस्थाई होंगे। ठीक, चलिए अब इनको जब वहां पढ़ाएंगे हम हाफ बाउ और हुंड का रूल, तब आपको बताया जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। अर्थात क्रियाशील नहीं होते हैं। एएस एसबी बीआई संयोजकता कोष के पहले पूर्ण भरे होते हैं। डी या एफ कक्षक होते हैं, इसलिए इन तत्वों के व्यवहार में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या होते हैं? जो हमारा एएस एसबी और बीआई है वो डी या एफ कक्षक होते हैं, मतलब उसमें डी कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एफ कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए आगे के दोनों तत्वों से थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ओके, चलते हैं आगे हम नेक्स्ट। चलिए आ जाइए भौतिक गुणधर्म। क्या होगा? भौतिक गुणधर्म आते हैं, हम पढ़ते हैं अब। ठीक, नंबर 1 जो भौतिक गुणधर्म है हमारा, क्या है नंबर 1 भौतिक गुणधर्म? भौतिक अवस्था नाइट्रोजन एक क्या है? सबसे पहले गैस है तथा सामान्यतः पर त्रिबंधित और द्विपरमाणुक गैस अणु के रूप में पाई जाती है। ठीक, क्या होती है? यह ऐसे रहेगा बंध। यन क्या है? ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बंध से यन जुड़ा हुआ होता है। ठीक, द्विपरमाणुक गैसीय अणु है, पहले भी बताए हैं हम। ठीक, इस समूह का दूसरा तत्व फास्फोरस है जो ठोस है। थोड़ा क्या होता है? दूसरा तत्व ठोस है और मोम की तरह ठोस होता है तथा सरलता से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस समूह के शेष सभी तत्व क्या हैं? ठोस हैं, और जितने भी तत्व हैं वो क्या हैं? ठोस हैं। ठीक, घनत्व इनका क्या होता है? इस समूह के ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्रमशः बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, तो घनत्व भी इनका बढ़ता जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? आयनन ऊर्जा। मेन देखिएगा क्या है? आयनन ऊर्जा। ठीक, क्या है? आयनन ऊर्जा। समूह के नीचे क्या है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्या होता है? जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं हम, ठीक, ये ऊपर है, ऊपर से नीचे जाएंगे हम, तो क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान घटता है। नाइट्रोजन का आकार क्या होता है? छोटा होता है, इसकी आयनन ऊर्जा समूह के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक होता है। जितना आकार छोटा होगा आयनन ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। ठीक, आयनन होने के ऊर्जा ज्यादा लगेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा अधिक होती है, अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है? धात्विक व्यवहार। क्या है? धात्विक व्यवहार। इस समूह में धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। हमने क्या कहा था? ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और आकार छोटा होने के कारण आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा। मतलब दोनों क्लियर हैं, आयनन ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा और धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अभी हमने बताया था नाइट्रोजन एक गैस है, फास्फोरस अधातु है। ठीक, या आप दोनों को अधातु लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अधातु फिर उपधातु फिर धातु, अभी हमने बताया था, इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कुछ है नहीं इसमें, आपको केवल पढ़ते जाना है, दिमाग में सेट करते जाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, क्या है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर समूह में बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण भी बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, चौथा पांचवा जो भी हो, विद्युत ऋणात्मकता। क्या देखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। क्या देखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। इस समूह में विद्युत ऋणात्मकता का मान n से Vi तक घटता है। क्या होता है? n से Vi तक घटता है। जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, कहां जाएंगे? ऊपर से नीचे जाएंगे यहां, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। यन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है, अतः ये N3- आयन बनाने की अधिक प्रवृत्ति रखता है। क्या होता है? N3- आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। ठीक, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है।
Bi की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, अतः ये प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करके आयनिक यौगिक बनाता है। क्या होता है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है, इसलिए प्रबल विद्युत जो ऋणी तत्व हैं उनसे ये क्या करता है, आपस में संबंध बनाता है, ठीक, या संयोग करता है, ऐसा कहिए, आयनिक यौगिक बनाने में सक्षम होता है। Vi तथा Sb क्या होते हैं, आपसी धनायन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ViO प्लस और SbO प्लस, ठीक, बिस्मथ O प्लस और SbO प्लस बनाते हैं, ठीक। आगे देखिएगा संयोजकता, क्या देखेंगे, संयोजकता, इस समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। अतः ये तत्व 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके त्रिसंयोजक प्रदर्शित करते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं, ठीक। आगे देखिएगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं, क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इन तत्वों के समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 से +5 तक होती हैं। आकार तथा धात्विक लक्षण में वृद्धि के कारण समूह में नीचे की ओर जाने पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, N से लेकर Bi तक जाएंगे, तो क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था 3 से घटती जाएगी। इस समूह का अंतिम सदस्य क्या है, बिस्मथ है। बिस्मथ का ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक नहीं बनाता। क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक नहीं बनाता। इस समूह में नीचे की ओर जाने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ऑक्सीकरण अवस्था घटेगी, ठीक। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ठीक। क्या होता है, नीचे नीचे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्थायित्व घटता जाता है ऑक्सीकरण का, ठीक, और अवस्था जो है ऑक्सीकरण की वो स्थायित्व को बढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपरूपता। ध्यान दीजिएगा, अपरूपता, ठीक, जिसे बहरूपिया कहा जाता है। अपरूपता इसके पास पाया जाता है, ठीक। जैसे आपके जैसे कोई दूसरा हो, ठीक, वो कहते हो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे क्या नाम है, कार्बन के अपर रूप बताया गया होगा आपको, ठीक है। कार्बन के अपर रूप में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, ठीक, और बुकमिनेस्टर भी होता है, फुलरीन भी होता है, ठीक। अब देखिएगा अपरूपता में बिस्मथ को छोड़कर क्या होता है, बिस्मथ को छोड़कर इस वर्ग के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि बिस्मथ कोई अपरूपता नहीं दिखाता है, ठीक, अपरूपता नहीं दिखाता है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा विद्युत तथा ऊष्मीय चालकताएं। क्या है, विद्युत तथा ऊष्मीय चालकताएं, ये दोनों गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। क्या होते हैं, जब आप N से लेकर Bi तक जाएंगे, ठीक, ऐसे N से Bi तक जाएंगे तो क्या होंगे, विद्युत तथा ऊष्मीय चालकताएं बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं, उसका कारण क्या है, अभी हमने बताया है कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो धात्विक गुण होता है, क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और हम जानते हैं बिस्मथ क्या है, एक धातु है। क्या बिस्मथ धातु है, तो धातु होगा तो जाहिर सी बात है तो इसमें प्रोटॉन त्यागने की क्षमता होगी, ठीक। क्या है, धातु है तो इसका मतलब प्रोटॉन त्यागने की क्षमता है, तो प्रोटॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उसमें चालकताएं और विद्युत दोनों का मान बढ़ता जाएगा, ठीक। ये दोनों गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। इस प्रकार N तथा P अचालक हैं। क्या है, N तथा P, N और P क्या है, अचालक हैं, जबकि बिस्मथ विद्युत का अच्छा चालक है। क्यों, क्योंकि धात्विक गुण है तो धातु ही प्रोटॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, तो त्यागने की शक्ति बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन चालन होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं। क्या देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म। नाइट्रोजन अपने समूह के शेष तत्वों से भिन्न गुणधर्म दर्शाता है। जितने भी तत्व नाइट्रोजन में पाए जाते हैं वो थोड़ा बहुत असामान्य व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अन्य तत्वों से असमान व्यवहार दर्शाता है, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले से पता है आपको गैस है, ठीक। क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अन्य तत्व क्या है, ठोस है। क्या है, अन्य तत्व ठोस है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी। और में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं,
डी में कक्षक में जाते हैं और एफ कक्षक में जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में डी और एफ कक्षक में नहीं जाते इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा बहुत भिन्न है, उससे असमान व्यवहार दर्शाता है। अभी आगे हो सकता है पढ़ें आप लोग। समूह में केवल n परमाणु में ही अन्य परमाणु O परमाणु एवं C परमाणु के साथ पाई आबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसका कारण इनके आकार का छोटा होना होता है। क्या होता है? यह केवल जो नाइट्रोजन है इनमें ही केवल पाई बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पाई पाई आबंध निर्माण की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इस समूह के अन्य तत्वों जैसे क्या होता है, अभी जब यन से लेकर आप विस्मत तक जाएंगे तो पाई बंध बनाने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? VI विस्मत का होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, नाइट्रोजन से जैसे विस्मत तक आप जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो पाई बंध बनाने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आकार धीरे धीरे इनका बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो आकार जाहिर सी बात है बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, Sb तत्वों में पाई पाई आबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। फास्फोरस द्वारा निर्मित PP सिंगल बंध, नाइट्रोजन द्वारा निर्मित NN ट्रिपल बंध। ठीक, NN क्या होगा? ट्रिपल बंध होगा। क्या होगा? NN ट्रिपल बंध की तुलना में बहुत दुर्बल होता है। अतः नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। जो नाइट्रोजन का त्रिक बंध होता है वो आपस में क्या होता है? जो बंध होता है, ठीक, वो आपस में त्रिबंध के कारण मजबूत होता है, या यूं कहिए अस्थाई हो जाता है। क्या होता है? अस्थाई हो जाता है, इसलिए क्रियाशील कम होता है। लेकिन फास्फोरस में क्या है? सिंगल बंध पाया जाता है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होता है। किससे? नाइट्रोजन से अधिक क्रियाशील फास्फोरस होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। अब देखते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? MS3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जो निम्नलिखित दिया गया है। क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं, फास्फीन बनाते हैं, आर्सीन बनाते हैं, स्टीविन बनाते हैं, विस्मिथीन बनाते हैं। ये हाइड्राइडों से क्रिया करके ट्राई हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, ट्राई हाइड्राइड में आपको देख लीजिए, अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। अमोनिया औद्योगिक निर्माण में इसका विधि आपको औद्योगिकी क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, फास्फीन एक गैस है, आर्सीन भी गैस है, स्टीविन, विस्मिथीन। ठीक, ये सब हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विषैली प्रवृत्ति। इनके हाइड्राइडों विषैली प्रवृत्ति के होते हैं, अतः इनका गुण NH3 से VI तक बढ़ता जाता है। क्या होता है? जो हाइड्राइड इनके होते हैं वो विषैली प्रवृत्ति के होते हैं। तो NH3 जो है कम विषैला होता है, लेकिन जैसे जैसे समूह में आप Ni से VI तक जाएंगे तो विषैलापन इसका बढ़ता जाता है। ठीक, क्या होता है? जैसे जैसे आप समूह में नीचे की ओर जाएंगे क्या होगा? जो विषैली प्रवृत्ति है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक, आगे देखिए क्वथनांक। समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में NH3 का क्वथनांक pH3 की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में NH3 का क्वथनांक pH3 की तुलना में अधिक होता है। मीन्स क्या हुआ? pH3 के क्वथनांक कम होता है और NH3 का अधिक होता है। क्या होता है? इसका कम होता है और इसका अधिक होता है। अतः इनके बाद वाले तत्वों के हाइड्राइड जैसे AS3, BiS3 के क्वथनांकों में भी क्रमशः वृद्धि होती है। या यूं कहिए कि जो नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है pH3 की तुलना में अधिक होता है और सबका क्या होता है? अधिक होता नीचे चला जाता है। केवल फास्फीन का कम होता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है क्या? क्वथनांक। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। कुछ है नहीं, एक बार इसको पढ़ते चले जाइए। हाइड्रोजन आबंध। क्या है? हाइड्रोजन आबंध का निर्माण। ठीक, इस समूह के तत्वों के हाइड्राइडों में केवल NH3 ही स्वयं अथवा H2O अणुओं के साथ आंतरिक हाइड्रोजन आबंध बनाती है। ठीक, हाइड्रोजन जो बंध होता है वो केवल NH3 खुद बनाती है या फिर NH3 H2O के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाती है। ठीक, हाइड्रोजन बंध क्या होता है?
क्षीण वंडरवाल बलों से बंधे होते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, NH3, क्या है ये, NH, क्या है ये, NH3 है, ठीक। तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। देखिएगा, अब यहाँ NH3 दूसरे यौगिक से NH3 से जुड़ेगा तो हो जाएगा H, N, H और हाइड्रोजन बंध ही हो जाएगा, फिर H, फिर NH, H, N, H, ये देखिए यहाँ दोनों ये डायरेक्टली जुड़ता है, ये बस ये हो गया। ऐसे अमोनिया का ये अणु है NH3, ये सब बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे इन्हीं को, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। इन्हें क्या बोलेंगे, देख लीजिए, ये और ये, ठीक, क्या होंगे, ये हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इन्हीं को हम बोलते हैं, जो बीच बीच में डॉटेड हैं वो सब क्या है, हाइड्रोजन बंध। अमोनिया में क्या होता है, या तो स्वयं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, या तो जब H2 के साथ जुड़ता है तो भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, इसको NH3 लिखिए, आगे बंध बना दीजिए, और ये बीच में डॉटेड, मतलब NH3 से जुड़ता है तो एक दुर्बल क्षीण वंडरवाल बल से बंधे होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, जब NH3 जुड़ता है तो एक दुर्बल बंध से बनता है, उसी को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ओ ये दिया गया है, देखिएगा स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये पार्शली पॉजिटिव होता है। NH3 अभी ने क्या कहा, H, ठीक, यस जुड़े हुए हैं। फिर हाइड्रोजन बंध, ये पार्शली नेगेटिव, ठीक। क्या होता है, पार्शली नेगेटिव होता है और पार्शली पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से जुड़ते हैं, ठीक। क्षीण वंडरवाल बलों से बंधे होते हैं, ये जुड़ते चले जाते हैं। ये H2 वाला जो बताए थे, ठीक, क्या होता है, N और H आपस में जुड़ते हैं, और फिर वो H आपस में जुड़ते हैं, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बंध हैं। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इन्हें। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध, ठीक। NH3 पानी से भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है, पानी में भी हाइड्रोजन बंध के साथ ये जुड़ता है। तो NH3 और H2O का अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध दर्शाया गया है, आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता क्या है, समूह 15 के तत्वों द्वारा M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण किया जाता है। मतलब क्या होता है, समूह 15 के तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के रिएक्शन से करने के बाद M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस। क्या बोलेंगे इसे, हंसाने वाली गैस। क्या बोलेंगे, हंसाने वाली गैस। क्या बोलेंगे, हंसाने वाली गैस, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक। ये N2O5 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक। ये हो गया, इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते
हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये सब आपको मिलेगा जब आप रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे तब, रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे नाइट्रोजन के तब मिलेगा आपको। ठीक, ये देखिए दिया गया है नाइट्रोजन के द्वारा निर्मित ऑक्साइडों की संख्या 5 होती है। ठीक, N2O, N5, NO2 और N2O5। इसमें N2O4 भी है, N2O4 भी है एक। ठीक, आगे देखिएगा। एक चीज में और देख लीजिए क्या दिया गया है। ये क्या होती है? ऑक्साइड रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, रंगहीन होती है, रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। भूरा रंग होता है, रंगहीन होती है। ये चीज जरूर देखिएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए N2O को हंसाने वाली गैस अथवा हास्य गैस भी कहते हैं। ठीक, N2O3, NO2, N2O आदि प्रकृति की अम्लीय तथा N2O एवं NO की प्रकृति उदासीन होती है। किसकी? N2O और NO की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होती है। इनकी अम्लता का निम्न क्रम इस प्रकार होता है। मतलब ये क्या है? उदासीन प्रकृति के होते हैं। N2O उदासीन होते हैं, NO उदासीन होते हैं। ठीक, और क्या होता है? ये अम्लीयता अब इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप N2O से N2O5 तक जाएंगे तो अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक, ये चीज आगे देखिएगा। ये याद कर लीजिए आप, हमेशा आती है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं या हास्य गैस किसे कहते हैं? आपको लर्न रखना है। हास्य गैस N2O5 होता है। ठीक, सॉरी, हास्य गैस N2O होता है, N2O5 नहीं। N2O5 तो जानते हो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक, क्या होती है? N2O हंसाने वाली गैस होती है। आप इसको लर्न कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आते हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लता घटती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे अम्लता घटती जाती है तथा क्षारकता बढ़ती जाती है। N से Bi तक जाएंगे तो अम्लता घटेगी। क्या होगी? अम्लता घटेगी। ठीक, और क्षारकता बढ़ेगी। ठीक, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन का असमान व्यवहार। अभी हमने क्या कहा था? नाइट्रोजन अपने से जितने तत्व हैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत भिन्न होता है। ठीक, तो असमान व्यवहार क्या है देख लेते हैं। नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्व से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, जो निम्नलिखित नीचे दिए गए। नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करता, जो निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है। ठीक, बाह्य कोश में D कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। मतलब नाइट्रोजन में D और F कक्षक नहीं पाए जाते हैं, और इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, दो चीजें हमें पता चला कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है, और दूसरा क्या है? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है और इसमें D और F कक्षक अनुपस्थिति होती है। ठीक, D और F कक्षक की अनुपस्थिति होती है। आगे देखिएगा। नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य सदस्यों से निम्न प्रकार भिन्न है। नाइट्रोजन एक गैस है जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस हैं। पहले ही बता दिया गया, नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस होती है और अन्य तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं। नाइट्रोजन अधात्विक तत्व है जबकि S, Sb उपधातु और Bi धातु तत्व हैं। ठीक, नाइट्रोजन क्या है? एक अधात्विक तत्व है जिसे गैस कहा जाता है। ठीक, NF3 को छोड़कर नाइट्रोजन के हैलाइड अस्थायी तथा प्रायः विस्फोटक होते हैं। विस्फोटक में इसमें एक विस्फोटक का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, NCl3 होता है। क्या होता है विस्फोटक का नाम? NCl3। बहुत ही विस्फोटक मटेरियल है, ये बहुत ही विस्फोटक यौगिक है। जबकि अन्य तत्वों के हैलाइड अस्थायी होते हैं। आगे, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता जबकि अन्य तत्व पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। ठीक, और अन्य प्रकार के जो तत्व हैं वो पेंटा हैलाइड बनाते हैं, जैसे PCl5। इसमें कोई Cl कोई Br5 नहीं होगा। ठीक, लेकिन PCl5 होता है। ये पेंटा हैलाइड बनाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक, ये तो था P ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ठीक, अब P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक, पी ब्लॉक के एलिमेंट में नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। पहला यौगिक हमारा क्या, पहला हमारा तत्व क्या है, नाइट्रोजन। क्या है पहला तत्व, नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन को पढ़ेंगे। देखते हैं, नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है। इसकी खोज सर्वप्रथम डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। लेकिन इससे पहले हम आपको बताए हैं, अभी शुरुआत में ही बताए हैं, डेनियल रदरफोर्ड से पहले 1770 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, नोट कर लीजिए, सीले महोदय ने इसे अप्राण वायु के रूप में बताया था। क्या बताया था, अप्राण वायु के रूप में बताया था। आपने शुरू में ही डिस्क्राइब कर दिया इसको। ठीक, क्या होता है, लिवाइसे ने इस तत्व के रूप में पहचान कर अजोट नाम दिया। चैपल ने 1828 में इसे नाइट्रोजन नाम दिया। किसने नाम दिया था, चैपल ने नाइट्रोजन नाम दिया था। यहां देख लीजिए, चैपल ने नाइट्रोजन नाम दे दिया था। ठीक, क्या दे दिया था, नाइट्रोजन नाम दे दिया था, N2 नाम दे दिया था। किस सन में, 1828 में। वायुमंडल में उपस्थिति गैसों में नाइट्रोजन गैस प्रमुख गैस है। वायु में इसकी लगभग 78% मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 78% मात्रा पाई जाती है। ये पाई जाती है। अभी हमने बताया अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा जैसे बढ़ेगी, कोई भी वस्तु होगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जलने लगेगी। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा है जलने में किसी वस्तु की सहायता करता है। अगर कहीं आग, मान लीजिए भीषण आग लग गई, तो आप उसको बुझा नहीं सकते हैं। ठीक, अभी बड़े बड़े जंगलों में देखिए आग लग जाता है, कैसे हेलीकॉप्टर से पानी को छिड़काव करते हैं। ठीक, तो वहां जो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो आप उसको आग को बुझा नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए नाइट्रोजन हमारा हो गया। ठीक, क्या हो गया, नाइट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नाइट्रोजन होता क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन का खास बात क्या है, नाइट्रोजन का समान व्यवहार क्या है। चलिए हमारा नाइट्रोजन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के बनाने की विधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बनाने की विधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।